हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राज्यसभा से संबंधित सभी तरह के वो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। इसमें हम आसान प्रश्न भी देखेंगे और कठिन भी। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। हमारे संसद में दो हाउस हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, जिसको एक को हम अपर हाउस और दूसरे को लोअर हाउस बोलते हैं। तो इसमें अपर हाउस कौन सा है? राज्यसभा। और नीचे वाला लोकसभा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? यानी कि राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं टोटल? वो कितने होते हैं? 250। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? जो मेंबर्स इलेक्टेड किए जाते हैं, निर्वाचित होते हैं, वो कितने हैं? वो होते हैं 238। बाकी जो होते हैं 12 मेंबर्स वो नॉमिनेटेड होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए? तो वो होनी चाहिए 30 वर्ष। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा है एक, क्या है? स्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, वह सदन है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, या वह सदन है जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता। तो राज्यसभा क्या है? एक परमानेंट हाउस है, इसको हम स्थायी सदन बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसको स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? परमानेंट हाउस क्यों बोला जाता है? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसको कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, ये हमेशा अस्तित्व में बना रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण, अगर ये एक स्थायी सदन है तो इसके कारण क्या जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वो बनती हैं। इसमें क्या होता है कि 1/3 जो इसके सदस्य होते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं, 1/3, वो हर एक 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। क्योंकि ये सदन स्थायी है, लेकिन जो इसके मेंबर्स हैं उनका टेन्योर होता है 6 ईयर्स का। तो हर 2 साल के बाद जो 1/3 हैं वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पर और नए मेंबर्स इलेक्ट करके जहाँ नॉमिनेट करके लाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका चुनाव विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जो हमारे राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उनके जो मेंबर्स होते हैं वो भी सिर्फ चुने हुए मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉट नॉमिनेटेड। यह आपने याद रखना है, नॉमिनेटेड नहीं, सिर्फ चुने हुए मेंबर्स होते हैं, वह ही राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो तब राज्यसभा का जो टेन्योर था वो 5 साल का था, लेकिन 42वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर इसे कितना कर दिया गया? कितना कर दिया गया? 6 साल। और ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये राज्यसभा का कार्यकाल नहीं माना जाता, जो उसके मेंबर्स का कार्यकाल माना जाता है, क्योंकि राज्यसभा तो कभी विघटित होती ही नहीं, हमेशा ही चलती है, यह एक स्थायी सदन है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? जो राज्यों को जो सीटें आवंटित की जाती हैं वो किस आधार पर, किस बेस पर की जाती हैं? तो वो की जाती हैं राज्य की जनसंख्या के आधार पर। सिर्फ उस राज्य की जनसंख्या को बेस बनाकर ही उनको सीटें आवंटित की जाती हैं। इसमें क्षेत्रफल या किसी और चीज़ का कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इस समय सबसे ज़्यादा है हमारे सभी भारतीय राज्यों में से, तो उत्तर प्रदेश में ही राज्यसभा के सदस्यों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? यही हमने जो पहले डिस्कस किया है, इसकी उत्तर प्रदेश की, यूपी की। हमारा अगला प्रश्न है,
राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन होता है? वो होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वही राज्यसभा के सभापति के तौर पर भी कार्य करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति कर सकते हैं भंग? नहीं कर सकते। उपराष्ट्रपति नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय नहीं कर सकता। तो क्या इसका आंसर है? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग ही नहीं किया जा सकता। मैंने आपको पहले ही बताया है ये एक स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होता। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो सिर्फ राज्यसभा को ही प्राप्त है? लोकसभा या किसी भी और जो हमारी इंस्टीट्यूशन है किसी को प्राप्त नहीं है। तो वो है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे कि IAS IPS। इनका जो अगर ऐसी और सेवाओं का निर्माण करना हो तो वो शक्ति किसके पास है? सिर्फ राज्यसभा के पास। राज्यसभा ही सिर्फ ऐसा कर सकती है और लोकसभा या किसी के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिन तक रोक सकती है? अगर राज्यसभा में कोई मनी बिल भेजा जाता है लोकसभा द्वारा पारित करने के बाद, तो वो कितने दिन तक उसको रोक कर रख सकती है? कितने दिन तक? सिर्फ 14 दिन तक। और ये सिर्फ रोक सकती है, अगर 14 दिन के बाद भी ये वापस नहीं भेजेगी लोकसभा के पास उस बिल को, तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से पारित माना जाएगा। इसलिए धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की जो शक्तियां हैं ये बिल्कुल नामात्र हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? हमारी ऐसी जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस कौन थी जिनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया? वो कि नॉमिनेटेड मेंबर थी राज्यसभा की, तो वो थी नरगिस दत्त, ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? कितनों की? 12 मेंबर्स, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, जो कि नॉमिनेटेड करके राज्यसभा में भेजे जाते हैं, इलेक्ट नहीं होते कहीं से भी, नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? ये जो नॉमिनेशन का जो नॉमिनेटेड मेंबर्स को लाने का जो प्रावधान है, ये किस देश के संविधान से हमने बोरो किया है? वो किया है आयरलैंड से, ऑप्शन बी, आयरलैंड। आगे प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? ऐसा कौन सा सदन है जो उसका अध्यक्ष होता है, जो उसका सभापति होता है, वो उस सदन का सदस्य ही नहीं होता? तो वो है राज्यसभा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष होते हैं, लेकिन वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते? हमारे पार्लियामेंट में कुछ कमेटीज़ होती हैं, कुछ परमानेंट होती हैं और कुछ टेम्परेरी होती हैं। इनमें से ही कोई ऐसी कोई कमेटी है जिसमें राज्यसभा से कोई भी मेंबर नहीं लिया जाता, सिर्फ लोकसभा के मेंबर ही उसमें होते हैं, तो वो है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्यों को ही शामिल किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? वो कौन व्यक्ति होता है जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकता है? उसे बोलने का अधिकार है, लेकिन वो सदस्य तो राज्यसभा का ही है। तो वो होते हैं वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। जो मंत्री राज्यसभा से लेकर जिन लोगों को मंत्री बनाया जाता है, उनको राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी बोलने का अधिकार होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है?
जो राज्यसभा के लिए सीटें आवंटित की जाती हैं अलग अलग राज्यों को, उनका प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? तो वो है ऑप्शन बी, चौथी अनुसूची।